ये खबर देखो पुरानी है, लेकिन एथिक्स का एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। मतलब ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे कई बार ना आपको लोगों की सोच चेंज करनी है तो पावर से काम नहीं चलता, डंडे से काम नहीं चलता, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। डीएम राहुल कुमार, बिहार कैडर के ऑफिसर, इनके पास में ना एक विडो आई और उन्होंने बोला कि देखो मुझे ना मिड डे मील स्कीम में खाना बनाने का काम मिला था, लेकिन जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया स्कूल में तो मेरे पे प्रेशर आने लगा कि आप जॉब छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने ना अपने बच्चों को स्कूल में भेजना छोड़ दिया। ये कह के कि एक विडो खाना बनाएगी, एक शुभ संकेत नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। तो विडो ने डीएम को बोला कि आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। तो अब इस चीज़ पे देखो, पेरेंट्स अगर मान लीजिए पढ़ाना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को तो पावर एक्सरसाइज करके काम नहीं चलेगा, उनकी सोच में बदलाव लाना जरूरी है। तो डीएम है ना, राहुल कुमार थे उस समय, वो खुद गए स्कूल में और उन्होंने इनके हाथ का बना खाना खाया। अब देखो डीएम एक सबसे बड़ा अधिकारी जिले के अंदर, जब वो कोई चीज करता है ना तो गांव वालों पे एक प्रभाव पड़ता है कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा किया तो वास्तव में कुछ नहीं होगा, कोई खराब संकेत नहीं है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और बाद में कुछ और लोगों ने भी स्कूल में खाना खाया, उससे गांव वालों की सोच बदली। तो कई बार एथिक्स में, केस स्टडीज में हमें लिखना होता है सोशल इन्फ्लुएंस से संबंधित एग्जाम्पल्स, तब आप इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हो। डेट आज की देखो 26 फरवरी है, 26 फरवरी 2024। आज अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे 4। सबसे पहले, भारत कैसी पावर बनना चाहता है, रायसेना डायलॉग इंडिया में आयोजित हुआ, द हिंदू का आर्टिकल है, ये डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हिंदू का ये आर्टिकल है, एजुकेशन पे सरकार कम पैसा एलोकेट कर रही है, दिक्कत है, पॉइंट्स मिलेंगे आपको एजुकेशन से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हमारा लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित है, आप भी अपनी राय इस पे जरूर बताइएगा जो टॉपिक है। चौथा आर्टिकल लाइव स्टॉक से संबंधित है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले ना एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है इंपॉर्टेंट। पहले मैंने आपको बताया था वो ऑफलाइन सेशन के बारे में, ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले ना ऑफलाइन में जो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें प्रीलिम से पहले सारे तरह के डाउट्स, जैसे मोक्स को कैसे रिवाइज करना है, कैसे देना है, रिवीजन इफेक्टिव ढंग से क्या कैसे करें, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, क्योंकि रिवीजन में ही गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, पहले पेज से आखिरी पेज तक बस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्मार्टली रिवीजन कैसे करनी है, यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में कौन सी थीम्स पे ज़्यादा फोकस किया है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी इस ऑफलाइन सेशन में, जिसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल देता हूँ, वैसे आपने देख ही ली होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था, आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं आगे। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट तो देखो पिछले हफ्ते भी सुर्खियों में था, रायसेना डायलॉग आयोजित करवाया गया ओआरएफ के द्वारा। ओआरएफ देखो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक थिंक टैंक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मदद से रायसेना डायलॉग ऑर्गेनाइज करवाता है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मान लीजिए यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ ले, आज के समय में इंडिया अपने आप को कैसी पावर के रूप में देखता है, कैसे कंट्री के रूप में देखता है, ऐसा कोई क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो इसका जवाब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद देते हैं इस डायलॉग में। उन्होंने इंडिया को बोला कि इंडिया ब्रिजिंग पावर है। ब्रिजिंग पावर मतलब जो ना जहां पे लड़ाई हो, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई है, दूसरी तरफ इजराइल हमास के बीच में लड़ाई है, किसी इशू को लेके, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को लेके अलग अलग देशों के अलग अलग व्यूज हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो इंडिया एक कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करवाने की कोशिश करता है ताकि विभिन्न देश एकजुट रहें, कन्फ्लिक्ट ना हो। समझे? उन्होंने भारत को एक संज्ञा दी, विश्व मित्र, वर्ल्ड का फ्रेंड। तो ये जो लाइंस है ना काफी इंपॉर्टेंट है, कल को यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो यही लाइंस काम आएंगी। उन्होंने ये भी बोला कि देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ बैलेंस ही स्टैब्लिश करता रहेगा, इंडिया लीडिंग पावर बनना चाहता है। लीडिंग पावर मतलब देखो एक चीज तो ये है कि यूएसए ने कुछ बोल दिया, चाइना ने कुछ बोल दिया, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया रिएक्ट कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा रूल गलत है,
ये तो हुआ इस्टैब्लिशिंग द बैलेंस कि यूएस चाइना ने कुछ बोला और इंडिया उस पर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन देखो दूसरा एस्पेक्ट ये है, इंडिया खुद रूल बनाने में शामिल हो, लीडिंग पावर, जो ऐसी पावर जो रूल बनाने में पार्टिसिपेट करती है, वर्ल्ड में क्या होना चाहिए, कौन सा कन्वेंशन आना चाहिए, वो डिसाइड करने में पार्टिसिपेट करती है, ऐसी पावर होती है लीडिंग पावर। तो इंडिया लीडिंग पावर बनना चाहता है, ना कि सिर्फ रिएक्टिव पावर कि दूसरों ने क्या बोला उस पर आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। समझे? तो ये जो रायसीना डायलॉग था ना, इसमें देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे चर्चा हुई। इसका इनाग्रेशन किया गया था ग्रीक प्राइम मिनिस्टर मित्सोटाकिस के द्वारा। ग्रीक प्राइम मिनिस्टर ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बोला, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें ग्रीस भी शामिल है। अभी तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध के कारण ये ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन और बहुत सारे इश्यूज पर चर्चा हुई इस रायसीना डायलॉग में, जैसे ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस आज के समय में ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इनइक्वालिटी है। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो पिछले 75 सालों से परमानेंट मेंबर्स बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद तो कई सारे देशों ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ इंश्योर की है। आप इंडिया जैसा देश देखिए, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश, कितना कुछ है, इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, एंशिएंट सिविलाइजेशन, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इतना कंट्रीब्यूट करता है। ये सब इंडिया की स्ट्रेंथ है, बावजूद इसके इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं दी गई है। तो इस इशू पे चर्चा हुई कैसे रिफॉर्म्स लाए जाएं। देखो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल के, उन सब में सहमति के बिना रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते। एक भी मेंबर अगर असहमत है तो रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता। जबकि देखो इंडिया के अगेंस्ट चाइना रहता है और अकेले इंडिया को तो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट दी नहीं जा सकती, अफ्रीका के देशों को भी देनी है क्योंकि वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका के देशों को रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो रिफॉर्म्स पे सहमति बनती नहीं है। ये जो परमानेंट सीट जिनके पास में है ना ग्लोबल पावर्स, वो अपनी पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं ये जो रायसीना डायलॉग है ना इंडिया में आयोजित हुआ, इसमें देखो बड़ी बड़ी पावर्स यानी बड़े देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं आए, क्योंकि ना G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी ब्राजील में। इस वजह से वहां के तो फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं आए, लेकिन यूरोप में जो बाल्टिक और नॉर्डिक कंट्रीज ने मिलके एक फोरम बनाया ना, आप एक बार मैप भी देख लीजिए। देखो परंपरागत रूप से ना इन देशों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया इंडिया ने, और वैसे ये देश इकोनॉमिकली काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, इकोनॉमी इन देशों की बढ़िया है, लेकिन अब इंडिया यूरोप के इस हिस्से पे काफी ध्यान दे रहा है और इन देशों से रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा बढ़िया रही अपने इस रायसीना डायलॉग में। इसके अलावा रायसीना डायलॉग में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पे काफी चर्चा हुई, जैसे रशियन वार इन यूक्रेन, कई सारी स्ट्रेटेजीज पे डिस्कशन हुई, लेकिन रशिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं था तो व्यूज बैलेंस्ड नहीं थे। उसी प्रकार से इस इशू पर भी डिस्कशन हुई कि चाइना के एग्रेशन को कैसे रोका जाए। चाइना की एग्रेशन से ना सिर्फ इंडिया परेशान है, बल्कि और काफ़ी सारे देश, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ताइवान स्ट्रेट में, ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में चाइना की दादागिरी देखने को मिलती है। लेकिन बात वही कि चाइना के व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया में नेपाल, भूटान को छोड़ दें तो यहां से भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। अब राइटर थोड़ा सा मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं रायसीना डायलॉग को कि रिप्रेजेंटेशन में कमी रह गई। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध है वो नहीं डिस्कस किया गया, वो डिस्कस किया जाना चाहिए था। डेमोक्रेसी पे डिस्कशन हुई, लेकिन डेमोक्रेसी पे डिस्कशन हुई तो इंडिया के संदर्भ में भी इसे डिस्कस किया जाना चाहिए था, ये राइटर कहते हैं। तो ये जो कमियां थी ना, इससे देखो कन्वर्सेशंस में ना डाइवर्सिटी नहीं आ पाती। अगर हमें रायसीना डायलॉग को और जबरदस्त बनाना है, हमारे विदेश मंत्री खुद बोलते हैं कि रायसीना डायलॉग जो है वो मेड इन इंडिया बन चुका है, मेड इन इंडिया वर्जन है ग्लोबल पब्लिक स्फीयर का। मतलब वर्ल्ड के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस होते हैं इस रायसीना डायलॉग में, और ग्लोबल पब्लिक स्फीयर का ये मेड इन इंडिया वर्जन है। लेकिन वास्तव में इसे ग्लोबल पब्लिक स्फीयर बनाना है तो इश्यूज में डाइवर्सिटी होनी चाहिए,
और इसके अलावा ओपिनियन में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए ताकि अलग अलग डायमेंशन ऐड की जा सके, अलग अलग सेक्शंस को इनवाइट करके। तो चाइना रशिया का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, कुछ इश्यूज को छोड़ दिया गया, आगे हम ध्यान दें, इस चीज को भी हम मजबूत करें। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो एजुकेशन से संबंधित है, आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक फेमस कहावत है जैकब जे ल्यू की, बजट में सरकार कौन से सेक्टर के लिए कितना एलोकेट करती है, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि देखो ये चीज ना दिखाती है कि कौन सी वैल्यूज को हम प्रायोरिटी देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे सरकार ज्यादा खर्च करने वाली है, बजट में सरकार ने ज्यादा पैसा एलोकेट किया एजुकेशन के लिए, तो पता लगता है कि हम सरकार जो है वो एजुकेशन को ज्यादा वैल्यूज देती है, एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। लेकिन देखो हुआ क्या, इस साल ना हायर एजुकेशन के लिए सरकार ने 9600 करोड़ बल्कि कम कर दिए। अब इसका असर देखने को मिलेगा आईआईटीज पे, आईएम पे, बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट्स पे। 2015 में ना साउथ अफ्रीका के एक शहर इंचियोन में ना एक डिक्लेरेशन साइन हुई थी जिसमें बहुत सारी बातें बोली गई थी, जैसे यूनिवर्सल एजुकेशन हम इंश्योर करेंगे, हायर एजुकेशन सभी लोग एक्सेस कर सके, ये सारे देश इंश्योर करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल नंबर 4 है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसको फिलफिल करने की बात कही गई थी। यह भी बोला गया कि सभी देश अपने जीडीपी का 4 से लेकर 6% एजुकेशन पे खर्च करेंगे, बट हमारा देश अभी सिर्फ ना 2.8% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, यानी ये इंचियोन डिक्लेरेशन का वायलेशन है एक प्रकार से। इंडिया इस डिक्लेरेशन को नहीं फॉलो कर रहा है। फिर राइटर कहते हैं स्कूल एजुकेशन में ना 0.73% का इजाफा देखने को मिला, लेकिन स्कूल एजुकेशन में भी ना जो सरकार ने पैसा एलोकेट किया है उसमें ना बहुत सारा पैसा ना, जैसे 73,000 करोड़ स्कूल एजुकेशन के लिए सरकार ने एलोकेट किया है, बट इसमें 6050 करोड़ एलोकेट किया है पीएम श्री स्कूल्स को, और बाकी 6399 करोड़ यूज होंगे नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को बिल्ड करने में। अब आप पूछोगे सर ये पीएम श्री स्कूल्स कौन से हैं? देखो पीएम श्री जो स्कूल्स हैं ना, ये ऐसे स्कूल्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉलो करते हैं और नए एज के स्कूल्स हैं, आप कह सकते हो। आप यहां पर देखिए इन्फोग्राफिक में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। 14,500 ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें पीएम श्री स्कूल्स बोला गया है। यहां पे बच्चों को इस प्रकार से नर्चर किया जाएगा कि उनके पास ना 21वीं शताब्दी की स्किल्स हों। पढ़ाने का जो तरीका है वो जबरदस्त होगा, एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस होगा, लर्निंग आउटकम पे फोकस होगा। तो राइटर कहते हैं देखो अभी ना बहुत सारे राज्यों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है, और सरकार ने ना 73,000 करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा जो है ना पीएम श्री स्कूल्स को डाइवर्ट कर दिया है। इसका मतलब सरकार ना फोर्स करना चाहती है विभिन्न राज्यों को कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रोविजंस को जल्दी से जल्दी अपने स्कूल्स में फॉलो करवाइए, तब आपको फंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझे? और फिर राइटर बोलते हैं देखो टोटल जितना स्कूल्स के लिए बजट है ना स्कूल एजुकेशन के लिए, उसमें से 8.3% जो बजट है ना वो तो सिर्फ 0.7% स्कूल्स को एलोकेट कर दिया गया है। तो बाकी जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको तो कम बजट मिला ना। इसके बाद राइटर बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए वैसे 28% ज्यादा एलोकेट किया गया है, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो पैसा है वो हैफा के पास जाएगा। हैफा मतलब हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के पास, ना कि यूजीसी के पास में। यूजीसी तो देखो विभिन्न यूनिवर्सिटीज को ना ग्रांट देती है, जो पैसा देती है यूनिवर्सिटीज को लौटाना नहीं होता, लेकिन हैफा यूनिवर्सिटीज को जो पैसा देती है ना वो लोन की फॉर्म में देती है, वो यूनिवर्सिटीज को वापस लौटाना होता है। तो राइटर कहते हैं अब देखो होगा क्या, यूनिवर्सिटीज ना हैफा से लोन लेंगी, अब उसका इंटरेस्ट भी चुकाएंगी, कमी होगा इंटरेस्ट जहां तक है, और हो सकता है कि अब तक ना भी हो। लेकिन बात यह है यूनिवर्सिटीज देखो लोन लेके अगर बच्चों को पढ़ाएंगी, बाद में खुद रेवेन्यू जनरेट करेगी उस लोन को चुकाने के लिए, तो नुकसान किसका होगा? जाहिर तौर पे स्टूडेंट्स का होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को लोन चुकाना है तो स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाई जाएगी, तो बर्डन किस पे आएगा? आखिरकार स्टूडेंट्स पे आएगा। स्टूडेंट्स की फीस बढ़ेगी और वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाएंगे, और सबसे ज्यादा नुकसान तो ना मार्जिनलाइज सेक्शंस को होगा।
मार्जिनलाइज सेक्शंस जैसे देखो SC हैं, ST हैं, अब ये नहीं पैसा दे पाएंगे यूनिवर्सिटीज़ का क्योंकि फीस बढ़ गई है, तो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाएंगे। तो फिर जो हम यूनिवर्सल इनरोलमेंट की बात करते हैं हायर एजुकेशन में, वो कैसे आएगी? अभी हमारे देश में हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो पता कितना है? 27.3%। यानी उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जिनको कॉलेज में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, उसमें से सिर्फ 27.3% बच्चे ही हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते हैं, बाकी 72% नहीं कर रहे होते हैं। जबकि देखो स्कूल एजुकेशन में हम 100% इनरोलमेंट इंश्योर कर पाए हैं, ऑलमोस्ट 100%। तो 100% बच्चे जब स्कूल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन में इतना कम कैसे हो जा रहे हैं? 100 में से 72 बच्चे कहाँ चले जाते हैं? क्यों वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने के लिए आते या बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं? ये सोचने वाली बात है। और अब फीस बढ़ेगी बच्चों की, यूनिवर्सिटीज़ खुद से पैसा कमाने लगेंगी, तो उनका देखो फोकस ना एजुकेशन पे नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन पे, बस इस चीज़ पे फोकस होगा कैसे बिजनेस चलाया जाए, कैसे जैसे तैसे करके सर्वाइव किया जाए। तो क्वालिटी एजुकेशन भी हमारे देश में नहीं आ पाएगी अगर ये सब चलेगा तो। फिर राइटर बोलते हैं हमारे देश में हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है ना, वो ग्लोबल एवरेज से कम है। ग्लोबल एवरेज तो है 38%, हमारे देश में है 27.3% या 2% जितना भी है। राइटर कहते हैं अगर देखो आप ज़बरदस्त फंडिंग दोगे ना एजुकेशन के लिए, तभी जो गैप है ना अमीर गरीब के बीच का वो कम होगा, तभी इनरोलमेंट बढ़ेंगे, तभी बच्चे स्कूल में कॉलेज में रुकेंगे, अदरवाइज वो छोड़ के चले जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। हमें एजुकेशन को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है, इक्विटेबल बनाना है सबके लिए, लेकिन कम पैसा एलोकेट होगा तो वो लक्ष्य फिर हम नहीं हासिल कर पाएंगे। तो उम्मीद ये है कि सरकार ना अपनी जो अब नई सरकार बनेगी नई सरकार बनेगी, बजट प्रेजेंट होगा फिर से जुलाई में, चाहे किसी की भी सरकार बने, वो ना स्कूल एजुकेशन पे, कॉलेज एजुकेशन पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, हर प्रकार की एजुकेशन पे ध्यान दे, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ को कम करना है, देश को डेवलप करना है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है। हर दृष्टि से देखें तो एजुकेशन देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन समाज में स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करनी है, सिटीजन्स को सिविलाइज बनाना है, एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो एजुकेशन पे सरकार को ज़्यादा एलोकेट करना चाहिए था पैसा, और जुलाई में जो बजट प्रेजेंट होगा उसमें शायद इस चीज़ को ठीक किया जाए, ऐसा राइटर उम्मीद करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में लाइव स्टॉक सेक्टर से संबंधित है। लाइव स्टॉक सेक्टर मतलब पशुपालन। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में कुछ डेटा देखिए। देखो जो 20वां लाइव स्टॉक का सेंसस कंडक्ट हुआ था, उसके अनुसार हमारे देश में लाइव स्टॉक की टोटल पॉपुलेशन है 537 मिलियन, यानी टोटल हमारे देश में 537 मिलियन पशु हैं। और इनमें से देखो ऑलमोस्ट 96% जो पशु हैं ना, वो तो आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे। अर्बन एरियाज में थोड़ी ना पशु देखने को मिलते हैं, बहुत कम। बट देखो दिक्कत ये है, ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा एक मेजर चैलेंज है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं अपने पशु को ले जाते हैं दूर दराज के इलाकों में उस पशु का इलाज करवाने के लिए। तो इस वजह से रूरल एरियाज में अच्छी पशु चिकित्सा ना अवेलेबल होने की वजह से बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जो समय से पहले उनकी डेथ हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है किसी ना किसी प्रकार के डिजीज की वजह से। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंजेस देखो और भी हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। गांव में देखो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ इवन टेस्टिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती। अब आपको पता है जूनोटिक डिजीज तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में फैलते हैं, ऐसे डिजीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो गांव में कम से कम टेस्ट करवाने की, पशुओं का टेस्ट हो सके, वो फैसिलिटी तो अवेलेबल होनी चाहिए ना, लेकिन अभाव देखने को मिलता है। हमारे देश में ज़्यादातर गांव में जो क्वैक होते हैं यानी झोला छाप डॉक्टर अनट्रेंड होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी दुकान ओपन करके बैठ जाते हैं, वो इलाज करते हैं पशुओं का। अब उनको पता नहीं कि दवाई अगर देनी है एनिमल को कितनी देनी है, कम मात्रा में देनी है, ज़्यादा मात्रा में देनी है। तो बहुत बार तो देखो वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं और बहुत बार कम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है पशुओं में ना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप होने का मतलब ये है कि पहले पशु
आपके ऊपर गोली का असर हो रहा था, टेबलेटली असर हो रहा था, लेकिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की वजह से गोली का असर होना ही बंद हो गया। तो ये होता है जब झोला छाप डॉक्टर पशु का इलाज करते हैं या फिर जो किसान है खुद से ही पशुओं को गोलियां वगैरह दे देते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैलेंज। देखो, एम.के. जैन कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था जो लाइव स्टॉक फार्मर्स है ना, उनको तो बाकी एग्रीकल्चर फार्मर्स के अपेक्षा करते क्रेडिट यानी लोन काफ़ी मुश्किल से मिलता है, इंश्योरेंस भी इनका मुश्किल से होता है एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मर्स। और ज़्यादातर हमारे देश में जो लाइव स्टॉक फार्मर्स है ना, उनके पास 2 से लेकर 4 पशु तक हैं, मतलब छोटे किसान हैं लाइव स्टॉक फार्मर्स। और 70% जो इंडिया में मिल्क की सप्लाई होती है ना, वो उन फार्मर से होती है जिनके पास 5 से कम एनिमल हैं। अब सोच के देखिए, 5 से कम एनिमल हैं एक लाइव स्टॉक फार्मर के पास, अगर उसका पशु बीमार हो जाते हैं, ठीक से इलाज नहीं हो पाता है, कोई डिजीज इन्फेक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी का कितना लॉस होगा। यहां पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अगर किसी पशु को मेस्टाइटिस है, मेस्टाइटिस देखो एक ऐसा डिजीज है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यूज में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस डिजीज की वजह से एक दिन में कितने दूध का नुकसान होता है? 10 लीटर। अब 10 लीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये हुआ 300 से लेके 350 रुपए का नुकसान हो जाता है एक दिन में। वैसे 30 से लेके 35 के बीच दूध का रेट सही है ना, जो ये अमूल वाले, मदर डेयरी वाले, ये तो काफ़ी महंगा बेचते हैं। खैर देखो, ज़्यादातर फार्मर्स के लिए अगर किसी एनिमल को कोई डिजीज हो जाता है या फिर भगवान ना करे डेथ हो जाती है, तो उस फार्मर के लिए तो ना अपना जीवन यापन चलाना मुश्किल हो जाता है, ये दिक्कत है। और रूरल एरियाज में ना ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर के जो सेल्समैन है ना, उनकी संख्या इंक्रीज होती जा रही है, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, इससे आपका पशु की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो फार्मर्स कई बार ड्रग दे देते हैं एनिमल्स को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के चक्कर में, लेकिन उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के डिजीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं पशु। तो ये सारे चैलेंजेस फार्मर्स फेस करते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर में। अब बात करें सरकार क्या कर रही है। सरकार का एक प्रोग्राम है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जैसा कि देखो नाम से ही जाहिर है, इस प्रोग्राम में सरकार का फोकस है ग्रामीण इलाकों में पशुओं को वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, यानी पशु चिकित्सा की जो सर्विसेज है ना वो प्रोवाइड की जाएं मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की सहायता से। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स क्या होते हैं? 4 पहियों का व्हीकल होता है जिसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, जैसे एक डॉक्टर होता है जो वेटनरी डॉक्टर होता है, एक पैरा वेटनरी डॉक्टर होता है, एक ड्राइवर कम अटेंडेंट होता है, काफ़ी सारे टेस्ट करने की फैसिलिटी उपलब्ध होती है उस व्हीकल में, ड्रग्स उपलब्ध होती हैं। जैसे आप तस्वीर भी देख लीजिए, इस प्रकार के व्हीकल होते हैं और इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं, एक प्रॉपर स्टाफ होता है जिसमें वेटनरी डॉक्टर, पैरा वेटनरी और ड्राइवर कम अटेंडेंट, ये सारे लोग होते हैं। तो ये जो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स है ना, इस प्रकार की गाड़ियाँ, ये देखो बहुत काम की हैं। जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि ग्रामीण इलाकों में अच्छे वेटनरी हॉस्पिटल्स उपलब्ध नहीं हैं, तो ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये ग्रामीण फार्मर्स के घरों में जाके पशुओं का इलाज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये नया कंसेप्ट है, इससे पहले भी सरकार लाइव स्टॉक फार्मर्स को डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, लेकिन वो सर्विसेज ना ज़्यादातर वैक्सीनेशन, लाइव स्टॉक की वैक्सीनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियल ढंग से स्पर्म जो है फीमेल के सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो पहले इस प्रकार की सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था, लेकिन अब जो ये मोबाइल वेटनरी यूनिट्स है ना, इनमें तो प्रॉपर स्टाफ है, काफ़ी तरह के टेस्ट कर सकती हैं, काफ़ी तरह के ड्रग्स होते हैं इलाज के लिए, तो ये ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं इस प्रकार की यूनिट्स। तो ये जो प्रोग्राम है ना जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसके तहत इस प्रकार की गाड़ियाँ लॉन्च की जाती हैं, प्रोग्राम का नाम क्या है बताइए? अभी भी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, LHNDC, यानी कि लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल। तो इस स्कीम में देखो ये प्लान किया गया है कि हर 1 लाख एनिमल्स के पीछे कम से कम एक मोबाइल वेटनरी यूनिट हो, लेकिन अगर टेरेन डिफिकल्ट है तो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की जो संख्या है वो इंक्रीज भी की जा सकती है। वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, अब देखो हमारे देश में विभिन्न राज्य ये वो मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का जो कंसेप्ट है ना वो धीरे धीरे अडोप्ट कर रही हैं, तो बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स और उनके असिस्टेंट्स को रोजगार भी मिलेगा। अब तो जब ये कोविड-19 की महामारी आई तो पशु चिकित्सा के सेक्टर में भी नई नई इनोवेशंस आई, जैसे वीडियो कंसल्टेशन सेशन,
इस वीडियो कंसल्टेशन सेशंस की सहायता से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में कोई पशु है तो पशु का जो फार्मर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से पशु चिकित्सक से राय ले सकता है कि क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में जब पशु बीमार है। तो कहने का मतलब ये है, आने वाले समय में देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ज़्यादा देखने को मिलेगी इस लाइव स्टॉक सेक्टर में। और लाइव स्टॉक सेक्टर में अभी फिलहाल इनोवेशंस का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और उसी का ये एक एग्जाम्पल है मोबाइल वेटनरी यूनिट्स। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फ्रीडम टू लव से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट, इसके बारे में तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। उत्तराखंड असेंबली ने ना एक बिल पास किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड बिल 2024, जिसमें ना ये बोला गया एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना जरूरी है। अगर देखो रजिस्टर नहीं करवाया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, सजा भी हो सकती है। राइटर कहते हैं रजिस्ट्रार जिसके पास में कपल को अपनी लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना है ना, उसको एक स्टेटमेंट देनी होगी कपल को लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद, और उसके पास में पावर होगी स्टेटमेंट को एग्जामिन करने की, इंक्वायरी करने की। मतलब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा कपल से कि आपकी एज कितनी है, धर्म कौन सा है, कंसेंट है क्या नहीं है, शादीशुदा हो या नहीं हो, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें। और मोरओवर देखो पार्टनर्स को बोला जा सकता है कि आप पर्सनली आइए, रजिस्ट्रार के पास में लड़का लड़की दोनों जाएंगे, और अगर रजिस्ट्रार सहमत नहीं है ना जो बातें बोली गई हैं लड़का लड़की के द्वारा, तो रजिस्ट्रार मना भी कर सकता है कि नहीं मैं आपकी लिव इन रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और दूसरा देखो लड़का लड़की जब अपनी लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट करेंगे ना तो भी एक नोटिस सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि हमारी लिव इन रिलेशनशिप जो है अब खत्म हो चुकी है। और रिलेशनशिप खत्म होने के बाद में अगर नहीं बताया गया तो भी क्रिमिनल पेनल्टी का प्रावधान है। अगर कोई झूठी इंफॉर्मेशन मिली तब भी सजा हो सकती है। रजिस्ट्रार जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को बताएंगे कि देखो आपके एरिया में ये कपल रह रहा है लिव इन में। तो राइटर कहते हैं देखो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी जजमेंट्स आए इस बारे में, जजमेंट्स जैसे पुट्टा स्वामी केस की जजमेंट आई 2017 की जिसमें राइट टू प्राइवेसी की बात कही गई। इसके अलावा भी और काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जैसे कि देखो जैसे अडल्ट्री का प्रोविजन हुआ करता था आईपीसी सेक्शन 497 में, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब तो वैसे आईपीसी भी जाने वाला है, भारतीय न्याय संहिता आने वाला है जुलाई से। लेकिन राइटर ये बोलते हैं देखो ये जो केस था ना जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि देखो अडल्ट्री को एक ऑफेंस मानना, इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है वो प्राइवेट एरिया में घुस रहा है। अगर कोई कंसेंट के साथ में सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो उसे रोकना स्टेट का काम नहीं है। मोरली वो चीज़ गलत है, लेकिन मोरली देखो बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। अब मोरली ये भी गलत है, लेकिन अब कानून सजा तो नहीं दे सकता ना ऐसे लोगों को। तो राइटर कहते हैं अडल्ट्री वैसे मोरली गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एक ऑफेंस इसे करार देना इसका मतलब यह है कि स्टेट प्राइवेट डोमेन में घुस रहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि देखो स्टेट जो है वो पर्सनल स्पेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हर किसी इंडिविजुअल को अपना बॉडी के ऊपर अधिकार है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो जब ये होगा ना लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना, तो हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजियस मैरिज हो, काफ़ी ज़्यादा हल्ला होता है इन चीज़ों पे, तो कपल की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। तो ये जो बिल आया है ना इसे तो जाहिर तौर पे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और जुडिशियल टेस्ट को शायद ये बिल पास ना कर पाए। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या राय है इस इशू पे। क्या ये जो बिल आया है लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रोविजन है आपके हिसाब से सही है या फिर स्टेट ने बहुत ज़्यादा हद कर दी। मतलब राइटर का तो यही मानना है कि स्टेट ने ये दिखा दिया है कि वो कितना अंदर घुस सकता है और इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट कर सकता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स
जिसके तहत इंडिविजुअल्स को ऑटोनमी, प्राइवेसी, इक्वालिटी ये सब दी गई हैं, लेकिन स्टेट तो कुछ ज़्यादा ही अंदर घुस गया और फ्रीडम टू लव जो है, मतलब लव की जो आज़ादी है, उसे छीनने की कोशिश कर रहा है स्टेट। देखो, वैसे जब हमने पिछली बार यह आर्टिकल डिस्कस किया था तो स्टेट का पक्ष भी बताया था, सरकार का क्या पक्ष था। सरकार का ये पक्ष था कि आजकल ना लिव इन रिलेशनशिप में कई बार जैसे मर्डर हो जाता है, तो पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी कंसर्न आया था और पेरेंट्स के कंसर्न्स के चलते हमने ये प्रोविज़न डालने की कोशिश की है, मतलब डाला है ये प्रोविज़न। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो, क्या स्टेट को लिव इन रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लाइव स्टॉक से संबंधित है, ये यूपीएससी ने पूछा था 2015 में। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। प्री से संबंधित क्वेश्चन, एक 2012 में ना बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था, मिक्स्ड फार्मिंग का चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सोचिए इसका आंसर क्या है, सोचिए। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ना सी है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, मतलब पशुओं को पालना और क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, दोनों मिक्स ढंग से अगर कोई किसान करता है तो ये मिक्स्ड फार्मिंग का एग्जाम्पल है। तो डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमारी आज की डिस्कशन को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।